बिहार की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सुअर पालने वाले विवादित बयान पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पलटवार किया है। सांसद ने सोशल मीडिया पर गिरिराज सिंह के खिलाफ पोस्ट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह की तुलना सुअर से कर दी है। दरअसल एक दिन पहले बेगूसराय में एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि अब वे सुअर पालेंगे ताकि एक खास धर्म के लोग उनके पास ना आ सकें, क्योंकि कुछ धर्मों को मानने वाले लोग सुअर को अपवित्र मानते हैं। अब इस पर बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने जवाब दिया है। साथ ही तेजस्वी के 100 दिन वाले चैलेंज पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़े। ये लोग ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अलग अलग तरीके से अपना अपना नेतागिरी का दुकानदारी चलाते हैं और इसी तरह की बातें करके चर्चा में रहते हैं। और इस तरह के बातों का बहुत जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका मकसद ही होता है कि इस तरह का बात करके और अपना टीआरपी बढ़ाते रहो। सवाल तेजस्वी यादव अपना जनाधार खो चुके हैं और आपने देखा कि किस तरह से जनता ने जंगल राज को नकारने का काम किया है। कभी भी बिहार की जनता जंगल राज को फिर से आने वाले 100 साल तक तो नहीं आने देगी, क्योंकि सभी जनता को मालूम है कि बिहार तभी विकास कर सकता है जब बिहार में कानून का राज हो, और कानून का राज जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही दे सकती है। और जिस तरह का माहौल तेजस्वी यादव या राजद के शासनकाल में होता है, बिहार की जनता कभी उसको भूल नहीं सकती। पूर्वी चंपारण के प्रखंड तिरकौलिया में बिना डिग्री वाले झोला छाप डॉक्टर अवैध नर्सिंग होम चला रहे हैं। इन नर्सिंग होम में गरीब और भोले भाले मरीजों से मोटी रकम वसूली जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर अर्जुन कुमार ने के अनुसार बीते 2 सालों में 18 से ज्यादा अवैध नर्सिंग होम सील कर दिए जा चुके हैं, लेकिन अब भी कई अवैध नर्सिंग होम चालू हैं। कई जगह फर्जी बोर्ड लगाकर इलाज किया जाता है। ताजा मामला गांधी घाट स्थित न्यू हेल्थ केयर का है। यहां एक बच्चे के इलाज में लापरवाही के कारण समय पर इलाज नहीं हो पाया और बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टर अर्जुन कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 5 दिन रखा था हॉस्पिटल में, बोल रहा था बोलो ठीक हो जाएगा जी। और उसके बाद में नहीं ठीक हुआ तो बोल दिया लेकर जाने के लिए मुजफ्फरपुर ले गया, तो उधर से डॉक्टर बोल रहा है लेकर जाओ पटना जी। पटना से लेकर आए, बस रास्ते में हमारा बच्चा टूट। यहाँ लगा था 17,500 2 जगह इलाज कराया था। फर्स्ट में लिया था वो डॉक्टर लिया था जो आईसीयू में भर्ती किया था ना, वो 4,000 लिया था वो जी। और दवाई के अलग रुपया लगा था 3,000 रुपया। और अवैध नर्सिंग रूम के बारे में जो चल रही है, इसमें पूर्व में कार्रवाई हुई है और आगे भी हम कार्रवाई करेंगे। इसमें हमें सूचना मिलती है कि कहीं पे कुछ अवैध घटना हुई है तो त्वरित हम जांच करा के उस पे आगे सर अभी इसकी सूची तो देखना पड़ेगा क्या है। वैध जिनके पास क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट होगी, ओपीडी करने का होगा, वही लोग होंगे। तो हमको लगता नहीं होता है कि बहुत सारा होगा, लेकिन उसके लिए लिस्ट देखना पड़ेगा कि कौन कौन वैध है। नवजात बच्चा के लिए निबंधन तो एक डॉक्टर का है यहाँ पे, कोई आयुष और एक एमबीबीएस डॉक्टर, ये दोनों आदमी करके ओपीडी का है, बट भर्ती करने का और ये करने का नहीं है। लेकिन अगर उनके यहाँ या फिर कहीं भी अगर इस टाइप का कुछ गलत ढंग से कुछ सूचना मिलती है तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे उस पर। नालंदा जिले में पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की हत्या से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने खड़े हो गए हैं। ताजा मामला चंडी थाना क्षेत्र का है, जहां 6 साल के बच्चे की हत्या कर शव को कल्याणपुर वाले गांव के खजाना खंदा के पास फेंक दिया गया। बताया जाता है कि बच्चा देर शाम घर से खेलने के लिए निकला था और वापस नहीं आया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चंडी मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हत्या के पीछे ब्लैकमेलिंग की कहानी है। मृतक के पिता किसी महिला से अवैध संबंध में थे और महिला द्वारा धमकी देने के बाद 3 दिन बाद ही ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। घटना के कारण एक भैया किसी से बात करते थे तो वो लड़की ब्लैकमेल करने लगी है, वो पैसा की मांग करने लगी थी। फिर बीच में हमसे भी बात हुई थी तो हम मना कर दिए थे उनको कि पैसा तुमको जो भी करना है कर सकते हो, हम पैसा इधर से नहीं भेज सकते हैं। तो उतना में वो लड़की जवाब दी, या तो हम निरंजन को मार देंगे ना तो उसका बेटा को मार देंगे।
2 दिन पहले की बात है, वो लड़की बात की थी, तीसरा दिन में ये घटना हुई थी। ये आज दिनांक 13/1/26 को चंडी थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चे का शव मिला है। तो उसी के सत्यापन में शव की पहचान अंकित कुमार उम्र करीब 10 वर्ष पिता निरंजन यादव ग्राम दररिया विघा के रूप में हुई। तो इस रास्ते में परिजनों द्वारा बताया गया कि उनको बच्चे को गला घोंटकर हत्या करने की आशंका है। तो उनके द्वारा आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। फिर सूचना दी गई है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। इस संबंध में अभी प्राथमिक जांच में महिला के साथ किसी उनके बच्चे के पिताजी का संबंध के रूप में बात सामने आ रही है। उस बिंदु पे हम लोग जांच करते हुए जितने भी संलिप्त अपराधी हैं उनके गिरफ्तारी के लिए टीम भेज रहे हैं। बाकी आगे तक कार्रवाई की जाएगी। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से समृद्ध यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भागलपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर निकले थे। उस दौरान लगभग 50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पास हुए और कई योजनाओं पर काम शुरू हुआ। संजय सरावगी ने कहा है कि समृद्ध यात्रा के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा होगी और जनता को इसका जवाब मिलेगा। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचे संजय सरावगी अपने दौरे के दूसरे दिन धार्मिक और सामाजिक स्थलों पर नजर आए। सबसे पहले उन्होंने भागलपुर के प्रसिद्ध बाबा बढ़ानाथ मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। निश्चित रूप समृद्ध प्रत्येक साल माननीय मुख्यमंत्री यात्रा पर निकलते हैं। पिछले साल प्रगति यात्रा पर निकले थे। 50,000 करोड़ के आसपास का उन्होंने राशि की घोषणा की। घोषणा ही नहीं की, स्वीकृत हुई, कैबिनेट से पास हुआ, आज काम हाथ लगा। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी समृद्ध यात्रा में निकल रहे हैं। पूरे बिहार घूमेंगे, जहाँ जहाँ कुछ कमी है उसको पूरा करेंगे, काम में हाथ लगा कि नहीं लगा, और पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। और लहेरी थाना क्षेत्र में 4 जनवरी को हुई सब्जी व्यवसायी से लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में एक आरोपी गौतम कुमार उर्फ विक्की पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 4 बजे बड़ी पहाड़ी कोल्ड स्टोर के पास 6 से 7 अपराधियों ने सब्जी व्यवसायी से 2,20,000 रुपए, नगद सोने की चेन और मोबाइल लूट लिया और देवगा ओवरब्रिज के पास छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच किया। पता चला कि कुल 7 अपराधी इस लूटकांड में शामिल थे। बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी अभी भी जारी है। 4 जनवरी को मतलब सुबह 4 बजे के आसपास एक व्यवसायी हैं जो सब्जी का व्यवसाय करते हैं। वो अपने घर बड़ी पहाड़ी से लहेरी ये सब्जी मार्केट जो बाजार समिति जा रहे थे, तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी लगी हुई थी रास्ते में और इनको रोककर इनका जो पैसा था 2,20,000 के आसपास वो लूट लिया गया था और चैन और कुछ इनका कागजात था और मोबाइल ये सब लूट लिया गया था। जैसे हम लोगों को सूचना मिली, हम लोगों ने उसका अनुसंधान प्रारंभ किया और इसमें हम लोगों ने तकनीकी और सीसीटीवी पे बहुत काम किया और उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी का पहचान स्थापित किया और हम लोगों ने अपने अनुसंधान के आधार पर छापामारी कर उस गाड़ी को बरामद किया है और घटना में संलिप्त एक गौतम कुमार विक्की पासवान जो अस्थामा का रहने वाला है उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी उपरांत जो है घटना का पूरा उद्भेदन हुआ है और इसमें जो अन्य लोग थे कुल मिलाकर 7 लोग थे, सभी की पहचान स्थापित हो गई है। उसमें कुछ कुख्यात अपराधकर्मी है, सभी के यहाँ छापामारी की गई है लेकिन वो सभी फरार पाए गए हैं। हम लोग उनको जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे। और किशनगंज का ऐतिहासिक राजकीय खगड़ा मेला आज भव्य तरीके से शुरू हुआ। जिला पदाधिकारी विशाल राज और ममता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार डॉक्टर इक्षित भारत ने फीता काटकर और दीप जलाकर मेला का उद्घाटन किया। इस मौके पर मेला कमेटी ने रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया। खगड़ा मेले की नींव सन 1883 में तत्कालीन नवाब सैयद अता हुसैन ने रखी थी। इस समय पड़ोसी देशों से भी व्यापारी यहां आते थे और इस साल भी मेला झूले, सर्कस, चित्रहार और अन्य मनोरंजन साधनों के साथ सजा रहा। जिला पदाधिकारी ने लोगों से मेला देखने आने की अपील की है। रजिस्ट्रार डॉक्टर इक्षित भारत ने कहा है कि ये मेला किशनगंज की आन बान और शान है और इसे 143 वर्षों से चलाया जा रहा है। लोग इस मेले के दौरान काफी खुश नजर आए और भारी मात्रा में लोग इस मेले को देखने पहुंच रहे हैं। आन बान शान है। 143 ईयर से ये जो है चल
रहा है। कल मैं इसके कमेटी के मेला कमेटी के साथ भी बैठा था, तो मुझे पता चला कि कितना टफ है यहाँ पे मेला एक महीना जो है चलाना। चेन्नई से लेके बेंगलोर से लेके सभी जगह से जो झूला का अरेंजमेंट और सब सामान का अरेंजमेंट यहाँ किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ सुबीर सरकार जी को, बबलू शाह जी को, जो इतना मेहनत करके किशनगंज के इतिहास को जो है किशनगंज की पहचान को जो है बरकरार रखे हैं। इसके लिए यहाँ की कमेटी को बहुत बहुत बधाई। और किशनगंज जिला वासी से भी अनुरोध करूंगा कि सभी लोग आके इस मेला का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद। मेला का उद्घाटन हुआ है, जिलावासियों को यही बात बोलेंगे हम कि जिलावासी आए और मेला में मार्केट करें और दुकानदार को खुश करके जाएं, ताकि दुकानदार जो है दुगना दुकानदार यहाँ है हमारे जिला में है और जिला का नाम रोशन हो। जो है ये किशनगंज जिले का बहुत ही खास का हिस्सा रहा है और अपना मेला कई सालों से इसका ये लगातार और हर साल भी इसका आयोजन किया गया है और आज इसका उद्घाटन कार्यक्रम और इसको लगातार और बेहतर कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। यहाँ के जिलावासियों से मैं अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सरकारी आवास पर स्वामी विवेकानंद जयंती और मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और सहभोज का आयोजन किया। इस मौके पर गणमान्य अतिथि, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा शामिल हुए। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चर्चा हुई और युवाओं को उनके जीवन मूल्य को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। मकर संक्रांति पर पारंपरिक दही चूड़ा और का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसा आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और भाईचारे को बढ़ावा देता है। इस तरह के कार्यक्रम से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारा बिहार के हर बिहारियों के अपने क्षेत्र में। कल हमने स्वामी विवेकानंद युवा दिवस पर क्षेत्र में कार्यक्रम किया। आज यहाँ पूरी तरह से बिहार सुशासन से समृद्धि की ओर बढ़े, सभी बिहारियों का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़े, समृद्ध हो मेरा बिहार, यही हमारी कामना शुभकामना। हर बिहारियों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जो सेवा का अवसर मिला है, इस भाव से हम सबको मिलकर अपने बिहार के गौरव गाथा को आगे बढ़ाएं और मिलकर हम अपने समृद्ध बिहार, विकसित बिहार, आने वाले भावी पीढ़ी को। अब भोजपुर साइबर थाना में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो गया है और इस मामले में 2 आरोपी आयुष श्रीवास्तव और मोहित कुमार पांडे को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 9 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 3 बैंक पासबुक बरामद हुए हैं। जांच में पता चला है कि ये लोग वजीर 13 वेबसाइट पर लोगों से पैसे लगवाकर ऑनलाइन गेम खिलाते और अवैध रूप से पैसा निकालते थे। साइबर थाना ने दोनों आरोपियों के खिलाफ ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं की प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बाकी दूसरे लोगों को जो जुड़े हुए हैं उनको सिखाना कि तुम ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, अपना गैंग बढ़ाकर सिखाना कि इस तरीके से ऑपरेट होता है, इस तरीके से आईडी मिलता है और गेम खुला के ये अकाउंट से ऐसे लिंक किया जाता है और कैसे कोई जीतता है तो उसको उतना दे देना, दूसरे अकाउंट से पैसा दे देना है, कम अगर जीतता है तो, ज़्यादा जीतता है तो ब्लॉक कर देना है और वो हारता है तो उसका पैसा ले लेना, इस अकाउंट में आ जाना है। ये सिखाने का काम आयुष श्रीवास्तव करता था और गैंग बढ़ाने का काम दूसरा लड़का जो है मोहित कुमार पांडे ये करता था। नहीं, जालसाजी लोगों ने बहुत लोगों के साथ किया हुआ है। अभी हम लोगों के पास खंगाला है तो हम लोगों के पास 9 मोबाइल इसके साथ जो बरामद हुए हैं, 9 मोबाइल हम लोग को रिकवरी में 9 मोबाइल मिले हैं, 2 लैपटॉप मिला है और कुछ पासबुक्स मिले हैं। जितने 9 मोबाइल है उसमें जितने अकाउंट से सब में पैसा आ रहा है, अलग अलग लोगों का आ रहा है। तो एक अकाउंट में जैसे 11 लाख आया है तो वो 15,000 20,000 करते कि एक अकाउंट में लगभग 20-25 क्लाइंट से आया है। तो जैसे 9 मोबाइल को हम लोगों ने खंगाला तो लगभग 180-200 क्लाइंट तो ऐसे ही हो गए। तो अभी और डिटेल्स लगेगा कि किनका पैसा खंगाल कर इन्होंने काटा है और इसमें अपने अकाउंट में लिया गया है ट्रांसफ़र। इसमें 3-4 लोगों का और नाम आ रहा है। सब हम लोग उस पर जांच जारी रखे हुए हैं।